नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ईरान अमेरिका युद्ध में आज की रात भयानक कैसे हो सकती है। पूरी आशंका है कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं या फिर ईरान पूरी दुनिया को चौंका सकता है। इस समय ट्रंप की उंगली सरप्राइज बटन पर है। वो अभी तक अपने बयानों से लोगों को चौंका रहे हैं। हर बार उनका नया बयान लोगों के लिए एक सरप्राइज ही साबित हो रहा है। कभी वो कहते हैं वो ईरान को तबाह कर देंगे, कभी कहते हैं ईरान को तबाह कर दिया है, कभी वो कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुला है, कभी वो कहते हैं ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला है तो ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे, कभी वो कहते हैं कि ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है, फिर वो कहते हैं कि ईरान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा है, फिर अचानक से कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले या बंद रहे, अमेरिका इस युद्ध से बाहर हो जाएगा। एकदम से वो नेटो और यूरोप देशों पर भड़क जाते हैं, कहते हैं कि नेटो किसी काम का नहीं, अमेरिका इससे अलग होने पर विचार करेगा। फिर उनका एक और नया बयान आता है कि यूरोप के देशों को तेल चाहिए तो अमेरिका से ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलना है तो खुद खुलवा लें। यानी ट्रंप क्या कहते हैं और अब क्या कर सकते हैं, ये वाकई दुनिया के लिए एक सरप्राइज ही है। इस बीच ईरान ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि वो ट्रंप की धमकियों से नहीं डरते। ट्रंप का बातचीत का दावा बिल्कुल झूठ है। इसके साथ ही ईरान ने अपने हमले और भी तेज कर दिए हैं। मुस्लिम देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे तबाह करने के बाद, तेल के भंडार को निशाना बनाने के बाद अब उसने टेक कंपनीज के दफ्तरों पर हमला करने का ऐलान कर दिया है। और सबसे पहले बहरीन में अमेज़न के क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर पर हमला कर दिया है। उसने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियों के ऑफिस पर हमला करने की चेतावनी दे डाली है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या वास्तव में ईरान में खामेनेई की मौत के बाद तख्ता पलट हो चुका है और ये तख्ता पलट अमेरिका ने नहीं बल्कि वहां की सेना ने किया है। यानी अब ईरान को सरकार नहीं बल्कि सेना चला रही है। सेना यानी IRGC, और ये अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक परिस्थिति है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ईरान से आ रही है। रशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी टास ने ईरान के राजदूत के हवाले से यह दावा किया है कि ईरान अमेरिका से तभी बातचीत करेगा जब इस बातचीत की मध्यस्थता रशिया कराएगा। यह बयान तब आया है जब ईरान ने पाकिस्तान के मध्यस्थता कराने के दावे को गलत और बेबुनियाद बताया है। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका का संदेश तेहरान तक जरूर पहुंचाया, लेकिन ईरान ने अमेरिका से अब तक कोई बातचीत नहीं की है और क्योंकि दोनों देशों के बीच कोई बातचीत ही नहीं हुई है, इसलिए पाकिस्तान के मध्यस्थता कराने का दावा सही हो ही नहीं सकता। यानी सोचिए, युद्ध कौन लड़ रहा है, युद्ध में कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन से देश आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इन सब से दूर पाकिस्तान अपनी बेइज्जती करवा ही लेता है। ईरान का कहना है कि अगर युद्ध विराम को लेकर उसकी अमेरिका से कोई बातचीत होती है तो उस बातचीत में रशिया को मध्यस्थता करानी चाहिए और यह रशिया के लिए एक बड़ी बात होगी। अब तक यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों ने क्या कहा? रशिया की छवि एक ऐसे देश की बना दी जो युद्ध अपराध कर रहा है। इसके लिए रशिया पर 26,000 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए। 26,000। आज अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है ना ईरान पर, एक भी प्रतिबंध नहीं, लेकिन रशिया ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो 26,000 प्रतिबंध लगा दिए और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। यानी रशिया को एक ऐसा देश बना दिया गया जो दुनिया की शांति का दुश्मन है। लेकिन सोचिए आज क्या हो रहा है। आज जब ईरान में अमेरिका के युद्ध के कारण पूरी दुनिया कच्चे तेल की किल्लत से जूझ रही है, तब ईरान इसी रशिया को मीडिएटर बनाना चाहता है। आज सोशल मीडिया पर एक मीम काफी चल रहा है कि सबके युद्ध रुकवाने वाले राष्ट्रपति ट्रंप का अपना युद्ध कौन रुकवाएगा। तो ईरान ने कह दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप का युद्ध रशिया रुकवाएगा। वही रशिया जिसका युद्ध डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे में रुकवाने वाले थे, आज तक नहीं रुका है। फॉर द रिकॉर्ड, ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने उन्हें युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा है। और इस बयान में उन्होंने मसूद पेजेश्कियान की तारीफ भी की, जिससे यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या मसूद पेजेश्कियान ही ईरान के वो रिस्पेक्टेड लीडर हैं जिनसे अमेरिका कथित रूप से बातचीत कर रहा है। अब से कुछ ही देर पहले यह खबर भी आई है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को यह कहा है कि वो ईरान तक ये संदेश पहुंचाएं कि अगर अमेरिका की कुछ शर्तें मानी जाती हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दिया जाता है तो अमेरिका
सीज फायर के लिए तैयार हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का कहना है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप का धैर्य खत्म हो रहा है और अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा और तेल ढांचों पर हमले बढ़ा सकता है। यह भी बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस सीधे ईरान से बातचीत नहीं कर रहे, वो बीच में कुछ देशों के जरिए ईरान तक संदेश पहुंचा रहे हैं और ईरान कह रहा है कि अमेरिका की सारी मांगे बकवास है और अगर अमेरिका इस युद्ध को खत्म करना चाहता है, वाकई खत्म करना चाहता है, तो उसको 5 शर्तें तो माननी ही होंगी। इनमें सबसे बड़ी शर्त है ईरान को चाहिए सुरक्षा की गारंटी। भविष्य में उस पर कोई युद्ध नहीं थोपा जाएगा, उसे इस युद्ध का पूरा मुआवजा मिले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के दावे को कानूनी मान्यता दी जाए। अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कानूनी मान्यता देने का मतलब ये होगा कि अमेरिका ने जहां से इस युद्ध की शुरुआत की थी उससे भी नीचे वो चले जाएंगे, क्योंकि तब तक तो टोल वसूली की इजाजत नहीं थी ईरान को वहां पर, लेकिन अगर अब वो इसकी भी इजाजत ले लेगा तो ये तो अमेरिका की भद ही पिट जाएगी। असल में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया, ऐसा हथियार जिसकी ताकत किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा है। न्यूक्लियर बॉम्ब अगर किसी देश पर गिरता है तो उससे वही तबाही होती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से कई देश प्रभावित हो गए। आप समझ रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा तो जिस देश पर गिरा वहां पर तबाही, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो अनेकों देशों को किसी न किसी तरीके से दबाव में डाल रहा है। अब तक दुनिया के कुल 96 देशों में कच्चे तेल और नेचुरल गैस का संकट खड़ा हो चुका है। इसकी वजह से इन देशों में न सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, बल्कि इसका सीधा असर विकास, लोगों की नौकरियों, उनकी खपत पर बुरा असर पड़ रहा है। ईरान ने दुनिया की आर्थिक नस का गला दबाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेटेजिक बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया है, जिसका अमेरिका के पास अभी कोई जवाब नजर ही नहीं आ रहा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कहा जाता है कि वो इस युद्ध में मैडमैन थ्योरी को अपना रहे हैं। क्या है ये मैडमैन थ्योरी? ये वही थ्योरी है जिसे वियतनाम युद्ध में रिचर्ड निक्सन ने अपनाया था। उन्होंने बिना पूरी लड़ाई लड़े दुश्मन को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए न्यूक्लियर हमले की धमकी दी, और अब राष्ट्रपति ट्रंप भी वही कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी उंगली सरप्राइज बटन पर रखी हुई है, वो किसी भी वक्त ईरान को बुरी तरह सरप्राइज कर सकते हैं। उधर ईरान भी अमेरिका को सरप्राइज करने के लिए बैठा हुआ है और आज की रात इस युद्ध के लिए सबसे भारी रात मानी जा रही है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने यह धमकी दी है कि आज तेहरान के समयानुसार रात 8 बजे, जबकि भारतीय समय के अनुसार रात लगभग 10 बजे, यानी इस बुलेटिन के खत्म होते होते खाड़ी देशों में अमेरिका और यूएई की कुल 18 टेक कंपनियों के दफ्तरों पर हमले किए जाएंगे। कल्पना कीजिए, अनेकों भारतीय इन अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं। 17 कंपनियां अमेरिका की हैं इनमें, जिनमें एनविडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, डेल, जेपी मॉर्गन, टेस्ला, सिस्को, HP, इंटेल, ओरेकल, जनरल इलेक्ट्रिक और बोइंग जैसी कंपनियां प्रमुख हैं, जबकि एक कंपनी यूएई की है जिसका नाम है G42 और ये एक AI कंपनी है। IRGC ने इन कंपनियों के दफ्तरों को एनिमी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर माना है और इन्हें निशाना बनाने के पीछे 2 बड़ी वजह बताई। पहली वजह है सैन्य मदद का आरोप। ईरान का कहना है कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां इजराइल और अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन में तकनीकी सहयोग दे रही है। दूसरी वजह है ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है? ईरान का आरोप है कि इन कंपनी के जो दफ्तर हैं, उन दफ्तरों को मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और अमेरिका के सैनिक इन कंपनीज के दफ्तरों से छिपकर इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो सैन्य ठिकाने थे उसको ईरान ने तबाह कर दिया। और इसी वजह से अब से कुछ देर बाद रात को 10 बजे से ईरान इन दफ्तरों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और कामिकाजी ड्रोन्स दागने वाला है। लेकिन आखिर कौन इस बात को मानेगा कि प्राइवेट कंपनीज, जहां पर अनेकों देशों के लोग काम करते हैं, जिसमें अनेकों भारतीय काम करते हैं, जिसमें शायद कई ईरानी भी काम करते हैं, जिसमें विश्व भर के लोग काम करते हैं, उनको कोई इस वजह से अटैक कर दे क्योंकि वो अमेरिकी कंपनी है, और वो भी इस तरह के आरोप लगाकर। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि इनमें पहला हमला तो हो भी चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरान ने बहरीन में अमेजॉन के क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया है और इस हमले में अमेजॉन के सेंटर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ऐसा दावा है फाइनेंशियल टाइम्स का, जब अमेजॉन का नाम उन 18 कंपनियों में था भी नहीं
जिन्हें ईरान ने धमकी दी। जिन 18 टेक कंपनीज के दफ्तरों पर हमला होना है, उनके मिडिल ईस्ट में कुल 108 दफ्तर हैं। इनमें सबसे ज्यादा 11 दफ्तर ओरेकल कंपनी के हैं, जो बहरीन, इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन में है। तो कुल मिलाकर इनके ओरेकल के 11 दफ्तर। इसके बाद है एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट, दोनों के ही मिडिल ईस्ट में कुल 9 दफ्तर हैं। इनमें भी एनवीडिया के 8 दफ्तर इजराइल और वेस्ट बैंक में है। सोचिए, एनवीडिया के 8 दफ्तर वेस्ट बैंक में है, इजराइल में है और एक दफ्तर यूएई के दुबई में। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का भी सबसे बड़ा दफ्तर दुबई में ही है। गूगल के भी मिडिल ईस्ट में 4 दफ्तर हैं, जिनमें सबसे बड़ा दफ्तर दुबई में है, जबकि एप्पल के भी 4 दफ्तरों में सबसे बड़ा दफ्तर दुबई में है। मेटा के भी पूरे मिडिल ईस्ट में 2 दफ्तर हैं, जिनमें एक इजराइल के तेल अवीव में है और दूसरा दुबई में। अब यहां बड़ी बात यह है कि दुबई ईरान के लिए ज्यादा आसान टारगेट है। ईरान की सीमा से दुबई की दूरी जानते हैं कितनी है? सिर्फ 120 किलोमीटर। और ऐसे में हो सकता है कि आज की रात दुबई के लिए बहुत भारी रहे। ईरान की तानसिम न्यूज एजेंसी, जिसने 30 ठिकानों की एक लिस्ट जारी की है, जिन पर ईरान मिसाइलें दागने वाला है। इनमें 8 जगह अकेले दुबई में है। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आज दुबई में जरूर कुछ बड़ा हो सकता है, कम से कम जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के लिए आप क्या कहेंगे? वो एक ऐसे नेता हैं जो सुबह कुछ कहते हैं, रात को सोने के लिए जाने से पहले कुछ और कह देते हैं और फिर अगले दिन सुबह उठकर फिर से कोई नया दावा कर ही देते हैं। 28 फरवरी से 31 मार्च के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के युद्ध को लेकर 256 बयान दिए, 256, जो पिछले बयान से, और इनमें भी एक बयान ऐसा नहीं है, 256 बयान दिए, उनमें एक भी बयान ऐसा नहीं है जो पिछले बयान से मेल खाता। ईरान से युद्ध विराम को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप 8 बार अपने बयान को बदल चुके हैं। यह युद्ध किस मकसद से शुरू हुआ उसे लेकर भी उन्होंने 25 से ज्यादा बार अपने बयान को बदला है। अमेरिका ईरान में कब तक हमले जारी रखेगा, इसे लेकर भी 7 बार बयान बदल चुके हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भी कह सकते हैं ये आप कि वो एक बार जो कमिटमेंट कर देते हैं उसके बाद उस कमिटमेंट को बदलने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगाते, यानी कमिटमेंट ही बदल देते हैं। जैसे 31 मार्च दोपहर 2:54 उन्होंने मीडिया के सामने यह कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर नहीं खुलता है तब भी अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में इस युद्ध को खत्म करके वापस लौट जाएगा। इस बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि जो देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कच्चा तेल, नेचुरल गैस आयात करते हैं, उन्हें इस रास्ते को खुलवाने के लिए आगे खुद ही आना चाहिए और अमेरिका इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब अंदाजा लगाइए इस बयान पर राष्ट्रपति ट्रंप कितनी देर टिके होंगे। वो इस पर 24 घंटे भी नहीं टिके। सिर्फ 17 घंटे 20 मिनट बाद 1 अप्रैल को सुबह 8:14 पर ट्रूथ सोशल पर जनाब लिखते हैं कि ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने उनसे युद्ध विराम के लिए अनुरोध किया है, लेकिन अमेरिका इस पर तभी विचार करेगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा, वरना तब तक अमेरिका ईरान पर बमबारी करता रहेगा। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना वो अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव बताने लगे। All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down. And stock prices were up today almost to a record because they know 2 things. Number one, we have a safe country. We had to take a little detour because we had a madman named Khomeini who sadly is no longer with us. And we had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I think much less radicalized. We've had regime change. We're dealing with people that are much more rational. I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read or wrote, we knocked out. Excuse me? Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I think we're 2 or 3 weeks. We'll leave. We'll be leaving very soon. And if France or some other country wants to get oil or gas,
They'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. राष्ट्रपति ट्रंप को कोई क्यों नहीं बताता कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस युद्ध से पहले खुला ही हुआ था? भाई ये तो नई समस्या आपने पैदा कर दी और अब उसको खुलवाने के लिए अब आपको युद्ध लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने 28 फरवरी को जब ये युद्ध शुरू किया तब उसके बाद ईरान ने समुद्री मार्ग को बंद किया। दुनिया में कच्चे तेल, दुनिया में नेचुरल गैस की किल्लत बढ़ी और आप कह रहे हैं कि ये युद्ध इसलिए लड़ना पड़ रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाना है। अब इससे भी बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 11 बार अपने बयानों को बदल चुके हैं। पहले उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद ही नहीं कर सकता, उसके पास ऐसा करने की क्षमता ही नहीं। फिर 3 मार्च को उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में समुद्री जहाजों को एस्कॉर्ट करेगी, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालेगी। जब ईरान ने वाकई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया तब राष्ट्रपति ट्रंप इस बयान से भी पलट गए। अब की बार वो ये कहने लगे कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने नहीं खोला तो उस पर 20 गुना ताकत से हमले होंगे। यहां ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी को भाव तक नहीं दिया, कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगा। दुनिया ने सोचा कि ईरान ने अमेरिका को ललकारने की कोशिश की, राष्ट्रपति ट्रंप को जरूर कोई बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन इस बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा 14 मार्च को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी। उन्होंने कहा कि जो देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कच्चा तेल आयात करते हैं उन्हें ही आगे आना होगा और इस रास्ते की सुरक्षा करनी होगी और अमेरिका इसमें उनका साथ देगा। जब फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, दक्षिण कोरिया, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने राष्ट्रपति ट्रंप को ना कह दिया तब राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो गए। उन्होंने नेटो को कायर पेपर टाइगर बता दिया और ये कहा कि नेटो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इसके बाद 21 मार्च की तारीख आई, राष्ट्रपति ट्रंप ने यह धमकी दी कि अगर 48 घंटे में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोला तो अमेरिका उसके सभी पावर प्लान्स को उड़ा देगा। अब इस धमकी के बाद फिर से दुनिया को लगा कि राष्ट्रपति ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाएंगे और अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करेगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी राष्ट्रपति ट्रंप पीछे हटे। पहले 5 दिन का मोहलत दी और फिर 10 दिन का हाफ सीज फायर लगा दिया। 23 मार्च को राष्ट्रपति ट्रंप इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने मीडिया से ये कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वो और ईरान के आयतुल्ला खमेनी, आयतुल्ला जो होंगे वो कंट्रोल करेंगे। फिर 31 मार्च को फिर से उन्होंने पलटी मारी और ये कहा कि जिन देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से कच्चा तेल और गैस नहीं मिल पा रही है वो या तो अमेरिका से इसे खरीदे या खुद जाकर इस रास्ते को खुलवा ले। यहां तो हम यही कह सकते हैं कि भाई चलो अच्छा हुआ मार्च का महीना तो खत्म हुआ। वैसे हमने मार्च के महीने पर जो कल वीडियो बनाया था वो काफी वायरल हो रहा है, 7-8 मिलियन लोगों ने उसे इंस्टा पर ही देखा है, अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं। लेकिन ये मार्च का महीना वाकई क्या कुछ नहीं दिखा गया और डोनाल्ड ट्रंप के जितने रूप दिखे हैं उनकी गिनती अगर शुरू कर दी जाए तो ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। अब आप खुद देखिए, जो राष्ट्रपति सुबह के बयान को रात तक भूल जाता हो, जो अपनी कमिटमेंट को याद ही नहीं रखता हो, उसे दुनिया क्या उम्मीद करे। हमने शुरुआत में आपको राष्ट्रपति ट्रंप की मैडमैन थ्योरी के बारे में बताया था, जिसके तहत वो खुद को अनिश्चित, गुस्सैल, कुछ भी कर गुजरने वाला दिखाते हैं ताकि उनका दुश्मन डर जाए, बिना लड़ाई के झुक जाए। कई मामलों में ये मैडमैन थ्योरी काम भी करती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब ये फेल हो जाती है। कई लोग जो उनको करीब से जानते हैं और जो उनके प्रशंसक हैं वो ये कहते हैं कि देयर इज अ मेथड टू हिज मैडनेस, यानी ये जो अलग तरीके का वो अपना चेहरा दिखाते हैं इसके पीछे भी उनकी सोची समझी एक स्ट्रैटेजी रहती है। कई बार फेल भी हो जाती है, लेकिन फेल तब हो जाती है जब दुश्मन इस ब्लफ को समझ जाता है, उसे पता होता है कि जो सामने से धमकी आ रही है वो नकली है, इनसे डरने की जरूरत नहीं। और आज भी यही हो रहा है। नेटो का भविष्य अंधकार में दिख रहा है और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि एक बार ईरान युद्ध खत्म हो जाएगा तब उसके बाद अमेरिका नेटो के साथ अपने रिश्तों की समीक्षा करेगा। संभव है कि अमेरिका नेटो से बाहर भी हो सकता है। ये बहुत गंभीर और बड़ा मामला है। ये दुनिया में तमाम ताकतों के रीअलाइनमेंट की शुरुआत हो सकती है। पहले आप सुनिए मार्को रूबियो ने कहा है, फिर समझाएं। नेटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी।
ये एक ऐसा सैन्य संगठन था जो सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। समझिए कैसे पूरे विश्व में सबसे बड़ी ताकतों का, सबसे ताकतवर देशों का रीअलाइनमेंट हो जाएगा अगर अमेरिका नेटो से बाहर हो जाता है। उस वक्त यह तय हुआ था कि सोवियत संघ के खिलाफ, जी हां, सोवियत संघ के खिलाफ जो विभाजित हुआ, अब रशिया बना है और अलग अलग देश बन गए हैं, लेकिन उस वक्त सोवियत संघ था और सोवियत संघ की ताकत से लड़ने के लिए उसके खिलाफ कलेक्टिव डिफेंस यानी सामूहिक सुरक्षा के लिए अगर नेटो के एक देश पर हमला होगा तो उस हमले को इस संगठन के बाकी देशों पर भी हमला माना जाएगा, यह सोचकर नेटो स्थापित किया गया। इस सिद्धांत के कारण यह दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य संगठन बन गया। लेकिन इस युद्ध में पहली बार नेटो का इम्तिहान आया है। यह सवाल उठे कि जब अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है तब नेटो ने उसकी मदद क्यों नहीं की। अमेरिका ने इसे नेटो के सिद्धांत का उल्लंघन माना है, जबकि नेटो देशों ने कहा कि ईरान का युद्ध इस सिद्धांत के दायरे में आता ही नहीं है। इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका पर हमला नहीं किया है, बल्कि अमेरिका ने खुद ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा है और इसी वजह से नेटो देश कह रहे हैं कि जब युद्ध अमेरिका ने शुरू किया तो वो इसमें शामिल क्यों हो। जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, पोलैंड, ब्रिटेन, स्पेन, ग्रीस, तुर्की, 9 नेटो देशों ने ट्रंप को रेड सिग्नल दिखा दिया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्विट्जरलैंड, बहरीन जैसे जो गैर नेटो देश हैं उन्होंने भी खुद को राष्ट्रपति ट्रंप से अलग कर लिया है। इस वक्त आप सोशल मीडिया पर कई लोगों को यह कहते हुए सुन रहे होंगे कि ईरान इस युद्ध को जीत रहा है, अमेरिका इस युद्ध को हार रहा है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा ही है? इसका एक रियलिटी चेक आपको दिखाते हैं। कई लोग दावा कर रहे हैं ना कि अमेरिका इस युद्ध को इसलिए हार रहा है क्योंकि यह युद्ध उसके लिए बहुत खर्चीला हो गया है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो $30 ट्रिलियन की है। इसके विपरीत ईरान की अर्थव्यवस्था सिर्फ $400 बिलियन की। तो यहां पर 30 ट्रिलियन है और यहां पर 400 बिलियन है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान के मुकाबले अमेरिका इस युद्ध के आर्थिक दबाव को झेलने की 60 गुना ज्यादा क्षमता तो रखता ही है। ईरान कहता है कि उसके 9 करोड़ लोग रेजिम चेंज नहीं चाहते हैं और इसी वजह से वो उसके शीर्ष नेताओं की हत्या के बाद भी सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन यह भी पूरा सच नहीं है। अगर ईरान की पूरी जनता सरकार के साथ होती तो वहां 28 फरवरी से इंटरनेट पूरी तरह बंद नहीं होता। सवाल तो यही पूछा जाएगा कि इंटरनेट को बंद करके ईरान की सरकार आखिर क्या छिपा रही है। अभी आप ईरान के बारे में वही सुन और देख रहे हैं जो ईरान की सेना और सरकार बता रही है, बताना चाहती है। वहां की सेना और सरकार कभी भी ये क्यों कहेगी कि ईरान के लोग उसके साथ नहीं, या फिर वो ये क्यों दिखाएगी कि उन्हें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अभी भी अगर आप ईरान के लोगों से बातचीत कीजिए तो वो यही बता रहे हैं कि इजराइल तबाह हो गया। आप लेबनान में लोगों से पूछिए, उनकी नजर में तो इजराइल बर्बाद हो चुका है, साफ हो चुका है। लेकिन ईरान का क्या? ईरान में जो इतने सारे हमले हो रहे हैं उसका क्या? ईरान के मामले में पूरी दुनिया ये गलती कर रही है कि वो ईरान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को एक ही समझ रही है, जबकि इनमें बड़ा फर्क है। एक तरफ वो इस्लामिक सत्ता है जो अपनी ताकत, अपने फैसलों को बचाने के लिए हर हाल में जीत का दावा करेगी। दूसरी तरफ वो आम ईरानी लोग हैं जो डर, महंगाई, असुरक्षा, अनिश्चित भविष्य के रूप में इस युद्ध की असली कीमत चुका रहे हैं। IMF के मुताबिक जब पूरी दुनिया की औसत महंगाई दर है 4.4%। जानते हैं युद्ध के कारण ईरान में महंगाई दर इस वक्त क्या है? 50.6%। हालात यह है कि ईरान में इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए 1 करोड़ रियाल का नोट जारी किया गया है, जिसकी भारतीय रुपए में वैल्यू है सिर्फ 713 रुपए। ईरान में ब्रेड और अनाज की कीमतें 140%, पोल्ट्री यानी जो नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए जो पोल्ट्री वगैरह है उसमें उनके उत्पादों की कीमत 135%, खाने के तेल की कीमत 219%, फलों की कीमत 104%, दूध, दही, अंडे, चीज की कीमतें 117%, सब्जियों की कीमतें 50% तक बढ़ चुकी है। ईरान में 1 किलो चावल की कीमत 20 लाख रियाल है और 1 किलो दाल की कीमत 35 लाख रियाल पहुंच गई है। इस युद्ध की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था टाइटैनिक का वो जहाज बन गई है जो कभी भी डूब सकता है। अगर सिर्फ युद्ध की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का ही हुआ है।
मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहती हूं जिससे आपको समझ में आएगा। इस युद्ध में अब तक अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हुई है। हम आपको दिखाते हैं कि कितने लोगों की मौत इसमें कुल हुई है। तो सबसे पहले देखिए, इस युद्ध में अब तक अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हुई है, इजराइल के 24 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ईरान के 1937 लोग मारे गए हैं, जो बड़ा नंबर आप यहां पर देख रहे हैं। तो कहां पर नुकसान ज्यादा हो रहा है इसका अंदाजा आप यहां पर इन नंबर से भी लगा सकते हैं। ये तो हो गई जब हम बात कर रहे हैं सैनिकों की मौत की, वहां पर लोगों की मौत की। इस युद्ध में इजराइल का एक भी शीर्ष अधिकारी या नेता नहीं मारा गया। अमेरिका में भी शीर्ष नेता पूरी तरह सुरक्षित रहे हैं। कई नेता विजिट भी किया, जैसा हमने आपको दिखाया था। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ अरब देशों में भी गए थे, सभी सुरक्षित हैं। लेकिन ईरान ने अपनी पूरी टॉप लीडरशिप को खो दिया है। सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खamenei और अली लारिजानी समेत ईरान ने अपने 56 शीर्ष नेताओं को खो दिया। अब तक 56 की तरफ अगर आप देखिए तो ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसका सफाया हो गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ईरान इस युद्ध में जीत रहा है। जूम इन करके दिखा दीजिए, थोड़ा और जूम इन कीजिए, क्योंकि इतने छोटे लिखे हैं नाम दिखेगा नहीं। अली लारिजानी सचिव है एसएनएससी के, अब्दुल रहीम मुसावी है चीफ ऑफ स्टाफ, सालेह असदी है केएसी इंटेलिजेंस प्रमुख, मोहसिन दरावी, ये सारे नाम एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। अली शामखानी जो नेशनल डिफेंस काउंसिल के हेड थे, ये सारे टॉप लीडरशिप उनकी खत्म हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा तो आप सोचिए कि अली खamenei को ही उन्होंने मार गिराया। पूरी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है। अब अगला दिखाइए, ईरान इस युद्ध में खुद को डिफेंड तक नहीं कर पाया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के लगभग 12,000 ठिकानों पर बारूद बरसाया। इनमें लगभग सभी हमले कामयाब रहे। अब ये ग्राफ देखिए जिसमें आपको समझ में आएगा मिसाइल अटैक। ईरान के इजराइल खाड़ी देशों पर जो हमले हुए हैं, सबसे पहले हम आपको ड्रोन अटैक दिखा रहे हैं। 1035 से वो 1002 पर जाता है, फिर बढ़ के 1618 और उसके बाद 236 पर आता है। फिर उसके बाद से ये 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच का हम आपको नंबर्स दिखा रहे हैं। मिसाइल अटैक 645 था और 1035। फिर 3 मार्च से 15 मार्च में देखिए क्या हो जाता है, नीचे आता है अटैक, लेकिन फिर से इसमें इजाफा होता है। 16 मार्च से 26 मार्च में सबसे पीक पर जाता है और उसके बाद से वापस 27 मार्च से 31 मार्च में। ये देखिए ईरान ने जो खाड़ी देशों और इजराइल पर हमला किया है वो कितना कम हो गया है। 68 मिसाइल अटैक, 236 ड्रोन अटैक। चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं कि ये नंबर्स क्या बता रहे हैं। इनमें लगभग सभी हमले कामयाब रहे हैं। ईरान किसी भी हमले को रोक नहीं पाया। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों पर 6,400 मिसाइलें और ड्रोन्स दागे। 90% मिसाइल्स और ड्रोन्स हवा में ही नष्ट हो गए। आप खुद देखिए कि ये पूरी तस्वीर क्या है। आंकड़े यही बता रहे हैं कि ईरान इस युद्ध को अभी तक जिस तरह से आगे ले जा रहा है उसमें पहले के बजाय अब उसकी जो युद्ध क्षमता है या जो अटैक्स है उसमें भारी गिरावट आई है। अब हम आपको एक नक्शा दिखाना चाहते हैं। आप इस नक्शे को देखिए। ईरान में चारों तरफ अगर आप देखिएगा, बड़े स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ईरान में अगर आप चारों तरफ देखेंगे, इसमें जूम इन कीजिए, इससे आपको समझ में आएगा कि ये इस वक्त जो हमले हैं वो कहां पर केंद्रित हैं और कितने अटैक्स हैं। उनकी डेंसिटी से ही आप समझ जाएंगे कि कहां पर कितने अटैक्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ईरान पर ताबड़तोड़ हमले। ये पूरा इलाका, कम से कम इस क्षेत्र का जो पूरा इलाका है उसमें अनेकों अटैक्स आपको दिख रहे हैं। आप देखिए कंपैरिजन में इजराइल, इधर आइए, इजराइल कितना सा देश है, इतना सा तो देश है, उस पर भी खूब अटैक्स हुए हैं, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन इजराइल एक छोटा सा देश, इसलिए इंटेंसिटी इतनी दिख रही है। लेबनान आप ऊपर देख ही रहे हैं, लेबनान पे भी काफी हमले हुए, दक्षिणी लेबनान में। लेकिन आप यहां देखिए कि क्या हालत है ईरान में। कुवैत, बहरीन, छोटे छोटे देश हैं ये। सऊदी अरब देखिए बड़ा देश है, ईरान के मुकाबले उतना ही बड़ा देश है। तो देखिए इसमें कितने अटैक्स दिख रहे हैं, 1 2, यहाँ पे छोटे से दिख रहे हैं, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड रियाद के पास, वहां छोटे से। लेकिन ईरान इतना बड़ा देश है। और आप देखिए, एक बार जूम इन फिर से कर दीजिए कि ईरान में किस तरह के अटैक्स हुए हैं। अभी तो वहां पर क्या बर्बादी हुई है उसकी कहानी, उसकी तस्वीरें आनी बाकी है। इस युद्ध से पहले ईरान के पास 2,500 से 3,000 मिसाइल्स थे, उनका जखीरा था, जिनमें से 1,394 मिसाइल्स ईरान इस्तेमाल कर चुका है। तो कुल 2,500 से 3,000, जिनमें से लगभग आधे इस्तेमाल हो चुके हैं।
स्थिति यह हो गई है कि अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान ने मिसाइल हमलों की संख्या बढ़ाई थी, लेकिन अब ईरान एक दिन में 10 से 14 मिसाइलें ही दाग पा रहा है, जबकि अकेले अमेरिका ने ईरान पर हर दिन अकेले अमेरिका ने औसतन 60 मिसाइल्स दागे हैं। और ये आप समझ सकते हैं 10 से 14 और 10 से 14 के बनाम इधर से अमेरिका की तरफ से 60 मिसाइल्स दागी जा रही है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त ईरान घिरा हुआ है, कितने वहां पर हमले हो रहे हैं, कितने धमाके हो रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी क्या है। एक बार मैप यहां पर भी दिखा दीजिए जरा, अपने दर्शकों को बता दें, इससे आपको समझ में आएगा कंपैरिजन कि ईरान में कितने हमले हुए हैं। इससे पहले वाला मैप, कितने हमले हुए हैं। इतना बड़ा देश है, लेकिन आप इंटेंसिटी देखिए इस तरफ का जो उसका बॉर्डर है। अब क्या इन आंकड़ों को देखने के बाद भी आप यही कहेंगे कि ईरान ये देखिए, और यहां पर आपको समझ में आएगा। आप इराक जैसा देश देखिए, इराक पर भी बहुत हमले हुए हैं, लेकिन इराक जैसा देश देखिए, सऊदी अरब बड़ा देश है ईरान की तरह, बावजूद इसके छीट फूट कहीं कहीं पर दिख रहा है हमला, लेकिन जो ईरान पर दिख रहा है, इतना बड़ा देश है, बावजूद इसके ये इंटेंसिटी दिख रही है। क्या इन आंकड़ों को देखने के बाद भी आप कहेंगे कि ईरान इस युद्ध को जीत रहा है? हकीकत यह है कि अमेरिका और इजराइल के मुकाबले ईरान को इस युद्ध में कई गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की कीमत ईरान के आम लोग चुका रहे हैं, जिसे आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। ब्रिटेन के मशहूर इतिहासकार लॉर्ड एक्टन ने एक बार कहा था कि दुनिया में हर लत बुरी होती है, लेकिन सबसे बुरी लत सत्ता की ताकत की लत होती है। जिस ईरान के लिए अब तक ये कहा गया कि वहां शीर्ष नेताओं को मारकर रेजिम चेंज नहीं हो सकती, उसी ईरान में अब सत्ता का एक नया खेल शुरू हुआ है, जिसे आप गेम ऑफ थ्रोन्स यानी सत्ता पाने के लिए नई नई चालें, नई नई राजनीति, नए नए धोखे, नए नए युद्ध का खेल कह सकते हैं। ईरान इंटरनेशनल की ही रिपोर्ट है, और ईरान इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान की सियासत एक ऐसे गतिरोध में फंस गई है जहां राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की भूमिका सीमित हो गई है। सत्ता का पूरा बागडोर, सत्ता का पूरा नियंत्रण आईआरजीसी के हाथों में चला गया है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और आईआरजीसी के बीच अंदर खाने खूब संघर्ष की बात आ रही है। आईआरजीसी पर आरोप है कि उसने उन सभी नियुक्तियों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया है जिनके आदेश राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दिए थे। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान अपने करीबी हुसैन देहगान को ईरान का नया खुफिया मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन आईआरजीसी ने उनकी एक नहीं मानी। उल्टा आईआरजीसी के टॉप कमांडर अहमद वहीदी की तरफ से कहा गया कि अब वो तय करेंगे कि ईरान में किस नेता को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। अहमद वहीदी हैं, ये टॉप कमांडर हैं आईआरजीसी के। अब तक आईआरजीसी का रोल ईरान की इस्लामिक सरकार की रक्षा करना था कि भाई इस्लामिक एक सरकार है और उसकी वो रक्षा करते थे। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है जब आईआरजीसी ने खुद को ही ईरान की असली सरकार मान लिया है और ईरान में दो धड़े बन गए। एक तरफ आईआरजीसी है जिसके पास सेना का पूरा नियंत्रण है, ईरान कब, कहां, कैसे, किस पर हमला करेगा, इसकी जानकारी सिर्फ आईआरजीसी को है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान है जिन्हें सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की गैर मौजूदगी में बड़े फैसले लेने का अधिकार तो है, लेकिन आईआरजीसी ने उन्हें पिक्चर से गायब ही कर दिया है। ये ईरान इंटरनेशनल के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं। ये ऐसा गेम ऑफ थ्रोन्स है जिसमें ईरान की सरकार, आईआरजीसी एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े हैं और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान वो कर रहे हैं जो आईआरजीसी बिल्कुल नहीं चाहती। आपने सुना ही है, बीती रात उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया कि अगर तैयार है अमेरिका इस बात के लिए कि वो कभी हमला नहीं करेगा तो हम भी युद्ध विराम कर लेंगे। जब आईआरजीसी ने यह कहा है कि वो इस युद्ध को जारी रखना चाहती है, तब पहली बार ईरान की तरफ से राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह कहा है कि वो इस युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार है। खबर के मुताबिक उन्होंने यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से फोन पर बात की है और ये कहा है कि अगर अमेरिका पूरी दुनिया के सामने बैठकर ईरान को ये गारंटी देता है कि वो भविष्य में कभी भी उस पर युद्ध नहीं थोपेगा, तब उस स्थिति में ईरान इस युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस बयान के आने के बाद जैसे पूरे विश्व में अचानक से नए सिरे से एक खलबलाहट मच गई। बाहर से देखने पर यह बयान ईरान के रुख में नरमी दिखाता है। लोग कहने लगे कि भाई देखो, उधर डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि 2-4 सप्ताह में खत्म करेंगे, इधर ये भी नरम पड़ रहे हैं।
लेकिन अंदर की खबर तो यह है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान एक खेल खेल रहे हैं। वो ईरान की सियासत में मजबूत हुई IRGC को यह संदेश देना चाहते हैं कि युद्ध रोकने का फैसला सरकार का होगा, ना कि IRGC का। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ईरान की राजनीति में यह मसल पावर तब दिखा रहे हैं जब कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के जिस रिस्पेक्टेड लीडर से बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान खुद है। इससे ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या मसूद पेजेश्कियान अपनी कुर्सी बचाने के लिए अमेरिका की कोई मदद ले रहे हैं। ये शक इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि मसूद पेजेश्कियान ने ईरान की तरफ से युद्ध खत्म करने की बात तब कही जब शेयर मार्केट कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन कीमतों को रोकने के लिए कई बयान दिए, लेकिन शुरुआती दौर में उनका जो बयान हुआ उसका तो असर दिखा। लेकिन अब जब वो रोज अपने बयान अदल बदल रहे थे, उसके बाद वो कुछ भी कहे, ना शेयर बाजार पर उसका असर पड़ रहा था, ना ही पेट्रोल की कीमतों पर, कच्चे तेल की कीमतों पर कुछ पॉजिटिव असर पड़ रहा था। इसके बाद अचानक से राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का यह बयान आया कि ईरान को अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मिले तो ईरान इस युद्ध को खत्म कर सकता है। अभी तक लगातार ईरान डिनाई कर रहा था, मना कर रहा था कि नहीं भाई हम तो कोई बातचीत ही नहीं कर रहे। ईरान के इस बयान के बाद अमेरिका का शेयर बाजार इस युद्ध में पहली बार, युद्ध शुरू हुए 33 दिन हो गए, युद्ध में पहली बार अमेरिका का शेयर बाजार 3.5% मजबूत हुआ। ब्रेंट क्रूड इंडेक्स में कच्चे तेल की जो कीमतें प्रति बैरल $106 हो गई थी वो $100 के नीचे आ गई। इससे राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को लेकर यह बहस शुरू हो गई कि क्या उन्होंने कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करने के लिए ये सब कहा, जानबूझकर युद्ध को खत्म करने वाला बयान दिया। रेडिट वेबसाइट ऐसे दावों से भरी पड़ी है जिनमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को ही अब मोसाद का एजेंट माना जा रहा है। इन दावों की कोई पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया तो राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को मोसाद ने कैसे छोड़ दिया है। ऐसी ही तमाम बातें लोग लिख रहे हैं। 13 मार्च को जब अली लारिजानी पहली बार तेहरान की सड़कों पर दिखे थे, तब इसके बाद इजराइल ने उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन उसी रैली में मौजूद राष्ट्रपति पेजेश्कियान वो भी शामिल थे, लेकिन उन्हें इजराइल ने निशाना नहीं बनाया। उस दिन को छोड़िए, आप आज की तस्वीरें देखिए जिनमें तेहरान की एक रैली में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची खुद शामिल हुए और लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ईरान के इन दोनों नेताओं को अमेरिका की तरफ से कोई गारंटी मिली है जिसकी वजह से ये सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei को अब तक किसी ने ना देखा है और ना ही सुना है। उनके लिए ये कहा जाता है कि उनकी आवाज भी इसलिए रिकॉर्ड नहीं की जा रही है क्योंकि हो सकता है इससे उनकी लोकेशन का पता चल जाए सिर्फ रिकॉर्डिंग करने मात्र से। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान सड़कों पर दिख रहे हैं। टॉप लीडरशिप में वो अकेले ऐसे नेता हैं जिनका IRGC से भी टकराव चल रहा है और इजराइल और अमेरिका भी उन्हें छूने की कोशिश नहीं कर रहे। अमेरिकी और इजरायली हमलों से ईरान को कितना फर्क पड़ रहा है, इसको जताने के लिए कुछ दिन पहले ईरान ने एक वीडियो जारी किया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और इसको लेकर यह दावा किया गया कि देखिए ईरान को अमेरिका और इजराइल के हमलों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है। हमारे देश में इस वीडियो को लाखों बार शेयर किया गया। इसे बहुत सारे लोगों ने असली वीडियो मान लिया, लेकिन हकीकत में ये एक AI वीडियो है। हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस वीडियो के आधार पर ईरान को गजब का खिलाड़ी भी बता दिया। लेकिन हकीकत तो यह है कि पहले जिस तरह आंखों में धूल झोंकी जाती थी, आज के युद्ध में आंखों में AI के नकली वीडियो धूल की तरह झोंके जाते हैं। देखिए, 28 फरवरी के बाद से इजराइल और अमेरिका ईरान पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। युद्ध के 1 महीना पूरा होने के बाद इजराइल ने एक वॉर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उसे बताया है कि उनकी सेना ने ईरान पर कितने भीषण हमले किए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायली एयरफोर्स ने युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक ईरान पर 800 से ज्यादा हमले किए, जिसमें उन्होंने 16,000 से ज्यादा तो बॉम्ब गिराए हैं। IDF का दावा है कि उन्होंने इसके अलावा ईरान के 4,000 ठिकानों पर 10,000 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स हमले किए। इजराइल का कहना है कि इस अटैक के दौरान उन्होंने ईरान के 5,000 नए सैनिकों का 5,000 नए ठिकानों का पता लगाया है जो अब उनके टारगेट पर है। 5,000 नए ठिकाने। ऑपरेशन लायंस रोर में इजरायली एयरफोर्स ने अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया
जिसमें उसने 200 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है और हमले की पहली लहर में ही ईरान के 500 ठिकानों पर हमला किया था। इजराइल ने अपनी इस वॉर रिपोर्ट में अपनी सफलताओं का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि पहले ही हमले में उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei के साथ साथ 40 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों को मार गिराया। अब तक 2000 से ज्यादा ईरानी सैनिक और कमांडर्स भी मार गिराए। आईडीएफ का दावा है कि उनके निशाने पर ईरान के सैन्य ठिकाने, खासतौर पर मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े ठिकाने। इसके अलावा उन्होंने तेहरान में IRGC के नौसेना मुख्यालय को भी धमाके से उड़ा दिया था। 2 मार्च को हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर रॉकेट अटैक कर दिए थे। इस हमले के बाद इजराइल के लिए लेबनान में भी युद्ध का एक नया मोर्चा खोल दिया गया। इस मोर्चे पर भयानक जंग आज भी चल रही है। हिजबुल्लाह ने निपटने के लिए IDF ने 16 मार्च को सेना की 4 डिविजन्स को दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशंस पर उतार दिया। अब तक IDF ने 750 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकियों को मार गिराया है, 2000 से ज्यादा ठिकानों को तहस नहस कर दिया। इजराइल ने लेबनान में अपने बड़े ऑपरेशंस के बारे में भी बताया है। उनका यह दावा है कि बेरूत के एक होटल में ईरान समर्थित आतंकी संगठनों के 5 कमांडर्स की सीक्रेट मीटिंग हो रही थी। ये लोग इजराइल के खिलाफ हमले की प्लानिंग कर रहे थे। इजरायली नेवी ने रात के समय में एक सैन्य ऑपरेशन चलाया और एक ही हमले में सबको खत्म कर दिया। अभी एक खबर आ रही है कि इजराइल ने बेरूत पर एक बड़ा हमला किया है, जिसमें हिजबुल्लाह का वरिष्ठ कमांडर यूसुफ इस्माइल हाशिम मारा गया है। यूसुफ इस्माइल हाशिम हिजबुल्लाह के दक्षिणी लेबनान फ्रंट का कमांडर था। इजराइल पर दक्षिणी लेबनान से होने वाले सारे हमले इसी के इशारे पर होते थे। 2 मार्च को इजराइल पर जो रॉकेट हमले किए गए थे वो इसी ने करवाए थे। इजराइल अपने हमलों से जुड़ा एक वीडियो जारी कर चुका है, जिसमें उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हुई भारी तबाही दिखाई है। ये वीडियो आपको देखना चाहिए। इजराइल ने अपनी रिपोर्ट में अपने हमलों के बारे में काफी कुछ बताया, लेकिन ईरान के हमलों से इजराइल में जिस तरह की परिस्थिति है या कहें कि किस तरह का नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी नहीं दी है। हालांकि वो लगातार ये दावा कर रहा है कि ईरान उस पर प्रतिबंधित क्लस्टर बॉम्ब से हमले कर रहा है। इजराइल का कहना है कि ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 500 मिसाइलों, 550 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया है। इन हमलों में 24 लोग मारे गए हैं और 6000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल के मुताबिक ईरान 30 से ज्यादा क्लस्टर बॉम्ब से रिहायशी इलाकों पर हमले कर चुका है, लेकिन 92% हमलों को वो रोकने में कामयाब रहा। इस युद्ध में इजराइल को हर हफ्ते 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। युद्ध के पहले महीने में ही उसे करीब 1,12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इजराइल के पास दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है। ये सिस्टम ज्यादातर मिसाइलों को रास्ते में नष्ट कर देता है। हालांकि इसकी सफलता दर अगर आप देखें तो वही है 85 to 90%, 85 से 90%। ऐसे में ईरान की करीब 10% मिसाइलें और ड्रोन्स इजराइल में भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस वक्त इजराइल में, उनकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में इजराइल को हो रहे नुकसान की झलक दिखती है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर ये सायरन जो है, ये बजने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। तमाम बातों के बावजूद, तमाम चीज़ों के बावजूद कि ईरान की क्षमता खत्म कर दिया गया है, बेहद कम कर दिया गया है। अब देखिए कि किस तरीके से लगातार ये सायरन जो है वो आते रहते हैं, ये अलर्ट जो है वो आ रहे हैं। एक बहुत जोरदार धमाका हुआ है। इसका मतलब नजदीक में ही कोई या तो मिसाइल का टुकड़ा आके गिरा है या मिसाइल का इम्पैक्ट हुआ है। और ये तस्वीर इजराइल की राजधानी तेल अवीव की है और तेल अवीव के अंदर ये देखिए, आप देख सकते हैं, और हवा में बारूद की गंध। जिस जगह पर मैं रुका हूँ मेरे होटल से बेहद नज़दीक ये धमाका हुआ है और कल भी इसी के आसपास एक धमाका हुआ था। और ये देखिए धुएं का उठता हुआ गुब्बार नजर आ रहा है। लगातार ये धमाके जो हैं ये बता रहे हैं कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव लगातार निशाने पर है और उसको टारगेट किया जा रहा है। और देखिए हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर मिसाइल का टुकड़ा अब से कुछ देर पहले ही गिरा था और किस तरीके का इम्पैक्ट हुआ है। यानी ये वो जगह है, ये वो गड्ढा है और यहाँ से कुछ ही मीटर के फासले पर एक और धमाका कल हुआ था और आज मिसाइल का एक टुकड़ा इस जगह पर आके गिरा है। सड़क कदम कदम पर मूर्ख बनाती है दुनिया, 1 अप्रैल तो यूं ही बदनाम है।
नमस्कार। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और